अच्छा है। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। कंग्रेचुलेशंस। हमारी दिल तमन्ना है कि आप लोग दिन दोगुनी रात चौगुनी तरफ। थैंक यू। अरे खुदा आप लोगों को बुरी नजर से बचाए। मेरा आशीर्वाद है कि तुम लोग उसी मुकाम को फिर हासिल करो जो वक्त और हालात ने तुमसे छीन लिया था। दादी माँ, आपके आशीर्वाद से हम बहुत जल्द उस मुकाम को हासिल कर लेंगे। दादी माँ, हमारी तो कोशिश रहेगी कि हम उस मकाम से भी आगे बढ़े। जिनके इरादे नेक होते हैं ना, उनका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। अंकल, हमने इरादा कर लिया है, बल्कि ये समझिए कि हमने सर पर कफन बांध लिया है कि हम अपनी मंजिल हर हाल में पाना चाहते हैं। पुरी साहब, आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है। दीवान परिवार का ऑफिस फिर से खुल गया है। मैं आपको पहले ही बोला था कि वो लोग बहुत पहुंचा हुआ आदमी है। आज ऑफिस खुला है, कल बिजनेस बंद भी शुरू हो सकता है। तुम बेवकूफ हो पाटिल। तुमसे कितनी बार कहा है कि ये आदमी का पता चलाओ कि आखिर फाइनेंस कौन कर रहा है उसको। जब तक ये पता नहीं चलेगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अपन ने बहुत पता लगाने का कोशिश किया है, पर बिजनेस का फील्ड का कोईपन आदमी उनको फाइनेंस नहीं किया है। एक बात 101 तक का खरा बोले तो 100% सही कि इन लोगों को जरूर बाहर के किसी आदमी ने फाइनेंस किया। और जो कोई भी हो पाए उनके लिए मसीहा है और हमारा दुश्मन। पुरी साहब, एक बात बोलूं क्या? बोल। अगर आपको दीवान परिवार से इतना ज्यादा डर लगता है तो अपन दीवान परिवार को ऊपर ही पहुंचाए। धर्मेश होश से काम लेता है, जोश से नहीं। और अपन भी होशपन की बात ही करता है। ऑफिस में आग भी लग सकती है, गाड़ी के ब्रेक पण फेल हो सकते हैं और खाने में विष बन जा सकता है, बोले तो जहर। पाटिल, मुझसे ज्यादा चिंतित तो तुम हो। चिंता तो होएगा ना पुरी साहब, क्योंकि आपका बुरा बोले तो अपन का बुरा। पुरी साहब, उनके कुछ करने से पहले अपन ही कुछ कर देते हैं। पाटिल, सांप को गोली से नहीं मारना चाहिए, सांप का सिर कुचल देना चाहिए। इस दीवान परिवार के सांप को अभी हम सिर कुचल देंगे ताकि वो अपना सिर कभी नहीं उठा पाए। खरा बोलता है तुम्हें। भैया, पहला अटैक हमें धर्मेशपुरी पर करना है। तुम्हारा लोग वहीं पर अटका है, वहां से हटता ही नहीं है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि बिजनेस में उतरते ही आदमी को सबसे पहले अपने दुश्मन की हर चाल पर नजर रखनी चाहिए, उसे मात किस तरह दी जाए यह सोचना चाहिए। धर्मेशपुरी हमारा दुश्मन है, वो हमारा बिजनेस राइवल तो है ही, लेकिन हमें बर्बाद करने में उसका हाथ है। जब तक हम उसे बर्बाद नहीं करेंगे हमारा बदला पूरा नहीं होगा। सुमित, हमें जो भी करना है बहुत सोच समझ कर करना है। जानबूझकर हम कुएं में नहीं गिर सकते। नहीं भैया, मेरा टारगेट सिर्फ धर्मेशपुरी है। सुमित, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि धर्मेशपुरी जैसे आदमी को बिजनेस फील्ड से उखाड़ फेंकने के लिए हमें झूठ और बेईमानी का सहारा लेना पड़ेगा। और मैंने भी आपसे कहा कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन उतनी बेईमानी और झूठ का सहारा लूंगा जितना दुश्मन को मात देने के लिए चाहिए। क्या चाहते हो तुम? भैया, मैंने आप लोगों से टेंडर की बात की थी। हमें वो टेंडर भरना है। भर देते हैं, इसमें क्या? नहीं भैया, टेंडर का पास होना उतना आसान नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं। धर्मेशपुरी ने उस कंपनी को अपने कब्जे में कर रखा है। हर साल सिर्फ धर्मेशपुरी के टेंडर पास होते हैं। हमें तो उस कंपनी के किसी आदमी को तोड़ना होगा, उस आदमी को पकड़ना होगा जो टेंडर कोट करता है। धर्मेशपुरी जो टेंडर भरेगा उसे कम रेट पर टेंडर भरकर हमें वो टेंडर अपने नाम पर पास कराना है। सुमित, तुम्हें लगता है कि धर्मेशपुरी का वो आदमी तुम्हें बता देगा कि धर्मेशपुरी के रेट्स क्या है? जरूर बताएगा। सुमित, इतना आसान नहीं है ये।
अगर ऐसा होता ना तो कब की कोई दूसरी कंपनी धर्मेशपुरी के उस आदमी को खरीद चुकी होती और धर्मेशपुरी को मार्केट से हटा चुकी होती। सुमित, अरुण ठीक कह रहा है। ऐसे मुकाम पर वही पहुंचते हैं जो बहुत शातिर होते हैं। धर्मेशपुरी ने अपने आसपास बहुत ही मजबूत लोग पाल रखे हैं जिन्हें तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। सोचो, हमने धर्मेशपुरी के आदमी को तोड़ने की कोशिश की और वो नहीं माना और उसने अपना इरादा धर्मेशपुरी को बता दिया तो पूरी अलर्ट नहीं हो जाएगा? ये सब आप लोग मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं ये टेंडर पास करवा कर रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ये मेरा आपसे वादा है भैया। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? हेलो राज। हेलो। बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। मेरी शुभकामनाएं आप तीनों के साथ है। मुझे खुशी इस बात की है कि आप लोगों ने अपना बिजनेस फिर से शुरू कर दिया। आप लोगों का घर का एक मेंबर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं तन मन से आप लोगों का साथ दूं। धन से तो खैर दे नहीं सकता। अगर आप लोगों को मेरी मदद की जरूरत हो तो मैं हमेशा हाजिर हूं। थैंक्स राज। अभी तो हम लोगों ने शुरुआत की है और बस पूरी कोशिश में है कि बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए। फिर भी अगर तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो जरूर तुमसे। नहीं, ऐसे भी मेरे पास कोई काम है नहीं, मैं काम की तलाश में हूं। तो अगर आप लोग चाहें तो मुझे भी अपने बिजनेस में शामिल कर सकते हैं। राज, अभी तो शुरुआत है, जरूरत पड़ेगी तो जरूर शामिल करेंगे। जैसे आप लोगों की मर्जी। तुमने अम्मी और अब्बू पर क्या जादू किया हुआ है कि जब कोई जिक्र करो तो बस तुम। अरे वाह चैंपियन, आप चॉकलेट खा रहे हैं? हाँ, कौन सताया आपको? कौन रुलाया? कौन रुलाया? चलो बेटा। अरे वाह वाह वाह, ये देखो आ गए आपकी मम्मी डैडी, है ना? गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस। कितना भी कुछ कर लो, बच्चे के बिना माँ बाप अधूरे ही होते हैं। उनका जीना बेकार होता है। दिलशाद को बच्चे कितने पसंद हैं। ये उस बच्चे से कितने प्यार से बातें कर रहे थे। या अल्लाह, इस घर को खुशियां बख्श। सुभद्रा, आज मैं बेहद खुश हूँ। वो तो देख रही हूँ, बहुत दिनों के बाद आपको इतना खुश देख रही हूँ। बात ही ऐसी है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है जैसे मरते को जिंदगी मिल गई। कितने समय से हम परेशान है बिजनेस स्टार्ट करने की और अचानक बिजनेस शुरू हो रहा है। मैं अपनी खुशी का इजहार कैसे करूं? मैं बयान नहीं कर सकता हूं, इतना खुश हूं मैं। बयान करने की क्या जरूरत है? मैं समझती हूँ हर पत्नी पति के दुख सुख को पढ़ लेती है। पति उससे कुछ भी छुपा नहीं सकता है। मैं दुआ करती हूँ कि आपकी खुशी हर वक्त बढ़ती ही जाए। बिजनेस शुरू हो गया है तो ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा खुशी की बात यह है कि एक ही दिन में बिजनेस फील्ड में तहलका मच गया है। हर बिजनेसमैन ये समझ गया और जान गया है कि दीवान परिवार मैदान में कूद पड़ा है। तुम्हें मालूम है, हर न्यूज़पेपर ने इस न्यूज को अपने फ्रंट पेज की हेडलाइन बनाया है। लोग तो ये न्यूज सुनकर तो चौंक गए होंगे। चौंक गए? कुछ तो घबरा गए, कुछ परेशान हो गए और कुछ जलकर कोयला हो गए। अब देखो, शुरू में ये हाल है, आगे देखो क्या होता है। हम इन लोगों को ना जमीन की धूल चटा देंगे। ऐसी बात मत करो। ऐसी बातों से भगवान नाराज हो जाते हैं। उसी ने तो दोबारा आप लोगों को कुछ करने का मौका दिया है। हर कदम फूंक फूंक कर उठाइए। हाँ सुभद्रा, मैं जानता हूँ हमारी राहों में अभी बहुत कांटे हैं और हम भाइयों को उन कांटों को हटाकर आगे बढ़ना है और उस खोई हुई मंजिल को पाना है, और ये हम पा कर रहेंगे। भगवान आप लोगों की हर मनोकामना पूरी करे। डैड, मेरे सब फ्रेंड्स पिकनिक पे जा रहे हैं, मैं भी जाना चाहती हूँ। हाँ तो चले जाओ। अरे भाई, यही तो उम्र है घूमने फिरने की। एक बार शादी हो गई तो पता नहीं ससुराल में घूमने फिरने मिले या ना मिले। डैड, सब लोग एक हफ्ते के लिए जा रहे हैं। हफ्ते भर के लिए? वैसे एक दो दिन की बात हो तो मैं समझ सकता हूँ। हफ्ते भर के लिए मैं तो इजाजत दे दूं, लेकिन शायद तुम्हारी मम्मी ना माने। डैड, इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ, ताकि आप मम्मी से बात करें और वो मान जाए। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं मम्मी से बात करके देखता हूँ। मैंने सब सुन लिया है।
कोई पिकनिक जाने की जरूरत नहीं है। अरे जमुना, जाने दो, अपने फ्रेंड्स के साथ ही तो जा रही है। फ्रेंड्स की वजह से ही तो बच्चे बनते या बिगड़ते हैं। इसका फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है। मम्मी आप मुझे जो कहना चाहती हैं ठीक है, मेरे फ्रेंड्स को कुछ मत कहिए प्लीज। देखो तो कैसी औलाद है, दोस्तों के लिए अपनी माँ को आंखें दिखा रही है। मैं आंखें कहाँ दिखा रही हूँ, जो सच है वही कह रही हूँ। मुझसे बहस मत करो, मैंने कहा ना पिकनिक नहीं जाना बस। पर मम्मी, मैंने कहा ना अपने कमरे में जाओ। जमुना, बच्चों पर इतना दबाव डालना भी ठीक नहीं है, इससे बच्चे बिगड़ जाते हैं। मैंने इसे काफी छूट दे के देखी है, गैर फायदा उठाते हैं उसका। हमारे लाड प्यार की वजह से जिद्दी हो गई है ये। अरे बेचारी पिकनिक ही तो जा रही है, इसमें बुराई क्या है? दिन भर की बात होती तो ठीक था, हफ्ते भर की पिकनिक कोई मनाता है क्या? मैंने जो फैसला किया ठीक किया। भैया, एक खुशखबरी है। हाईकेम केमिकल कंपनी का एक टेंडर निकला है। हम वो टेंडर भर देते हैं, बस किसी भी तरह वो टेंडर हमारे हाथ लगना चाहिए। सुमित, ये जानते हो कि हाईकेम केमिकल कंपनी में धर्मेश पुरी घुसा हुआ है। उस कंपनी में उसकी पहुंच ऊपर तक है। बरसों से वहां का टेंडर उसी को मिलता है। ये सोचकर हम हाथ पे हाथ रखकर तो बैठ नहीं सकते। और वैसे भी धर्मेश पुरी से हमारी पुरानी दुश्मनी है। उसे बर्बाद करने का ही तो मेरा मकसद है। सुमित, ये ख्याल तुम अपने दिलो दिमाग से निकाल दो तो अच्छा है। नहीं भैया, ये ख्याल मेरे दिलो दिमाग से उस वक्त निकलेगा जिस वक्त मैं धर्मेश पुरी को जमीन की धूल चटा दूंगा। लेकिन तुम जो सोच रहे हो ना, ये काम बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या नामुमकिन हो तो भी मैं उसे मुमकिन कर दूंगा। सुमित, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्यों भैया, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तुम सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर बिजनेस करना चाहते हो। आदमी सच्चाई और ईमानदारी के सहारे बिजनेस तो कर सकता है, लेकिन किसी से बदला नहीं ले सकता, किसी मजबूत पेड़ की जड़ों को खोखला नहीं कर सकता। धर्मेश पुरी एक मजबूत पेड़ है और उसकी जड़ें बहुत ही मजबूत हैं। उस जड़ को काटने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। धर्मेश पुरी ने बाबूजी को धोखा दिया है। उसने हमारा अच्छा खासा बिजनेस तबाह किया है। उसने बिजनेस फ्रंट में हमारा नामो निशान मिटा दिया है। मैं तो सिर्फ यही चाहता हूं कि किस तरह धर्मेश पुरी का नामो निशान मिटाया जाए। मैं बाबूजी को खुश देखना चाहता हूं। आप सिर्फ ये बताइए भैया कि मुझे क्या करना होगा। कुछ हथकंडे अपनाने पड़ेंगे, कुछ चालें चलनी पड़ेंगी। लोगों को छल से बल से अपना बनाना होगा, तब जाकर कहीं हम धर्मेश पुरी को मार्केट से उखाड़ फेंकने में कामयाब होंगे। लेकिन तुम तो ये कर नहीं सकते क्योंकि तुम बाबूजी के नक्शे कदम पर चलते हो। बाबूजी की बेइज्जती और बर्बादी का बदला लेने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तो ठीक है, अब समझ लो कि वो टेंडर हमें मिल गया, लेकिन ऊंचाई पे पहुंचने के लिए हमें जो जो भी चालें चलनी पड़ेंगी उसके बारे में बाबूजी को कुछ पता नहीं होना चाहिए। बिल्कुल पता नहीं चलेगा। बस तो फिर ये टेंडर हमारा हुआ, तुम देखते जाओ। सुमित जी, मुझे ये सोचकर ताज्जुब हो रहा है कि आपको मुझसे क्या काम पड़ गया, जबकि मैं आपके दुश्मन धर्मेश पुरी का खास आदमी हूं। कभी कभी दोस्तों से ज्यादा दुश्मन काम आ जाते हैं। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। जानता हूं, तभी तो आपने अपने घर पे बुलाया है। मिस्टर जैन, आज के इस दौर में हर आदमी बड़ा बनने के लिए बड़े बड़े सपने देखता है। आप भी देखते होंगे। हाँ, जरूर देखता हूं। लेकिन कुछ लोग सिर्फ सपने ही देखते रहते हैं और कुछ सपनों को हकीकत का रूप देने की कोशिश करते हैं। आप किस तरह के आदमी हैं? सिर्फ सपने ही देखते हैं या सपनों को हकीकत का रूप देने की कोशिश भी करते हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझे इस तरह बातों में क्यों उलझा रहे हैं। बातों में नहीं उलझा रहा हूं, बल्कि सिर्फ यह जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आप किस तरह के आदमी हैं, ताकि आपसे उस तरह की बात करूं। आपको किस तरह के आदमी पसंद है? सिर्फ सपने देखने वाले या सपनों को हकीकत का रूप देने वाले? सपनों को हकीकत का रूप देने वाले। मैं उसी तरह का आदमी हूं। फिर तो मेरा काम हो गया। मैं आपको बड़ा आदमी बनूंगा। समझ गया। मैं आपकी बात का मतलब अच्छी तरह समझ गया। साफ साफ कहिए कि आप मुझसे गद्दारी करना चाहते हैं। जी नहीं, आपको बड़ा आदमी बनाना चाहता हूं। समझ गया। मैं आपका इशारा अच्छी तरह समझ गया। कहिए, बड़ा आदमी बनने के लिए मुझे क्या करना होगा?
मेरा नाम के गुप्ता है। मैं आज तक कोई केस नहीं हारा हूं। कोर्ट में फैसले जज नहीं करते, मैं करता हूं। आपका बेटा रिहा हो जाएगा। अरे भाई, केस थोपने के लिए हिंदुस्तान की आबादी कम है क्या? रुपए की गर्मी में बड़े बड़े फौलाद पिघल जाते हैं। आप समझ लीजिए कि आपके बेटे ने कोई मर्डर किया ही नहीं है। लेकिन मेरा एक नियम है, मैं फीस पहले ही ले लिया करता हूं, वो भी पूरी। अरे समझ लीजिए कि आपका बेटा रिहा हो गया है। के गुप्ता के फोन की घंटी जहांगीर के दरबार की वो घंटी है जिसे बजाने के बाद कोई भी फरियादी वापस नाउम्मीद होकर नहीं जाता। आप भी नाउम्मीद नहीं होंगे, ठीक है? ओके। तो मुझे इस तरह क्यों घूर रही हो? मैंने सुना है इंसान दुनिया में जो कुछ करता है उसकी सजा दुनिया में ही भुगत कर जाता है। तुम्हारा इशारा किसकी तरफ है? आपकी तरफ। आपने अपनी जिंदगी में कितने ही बेगुनाहों को गुनहगार साबित करके जेल भिजवा दिया, कितने ही गुनहगारों को बाइज्जत रिहा करवा दिया। ये पाप है। वाह वाह लक्ष्मी वाह। आज तक तुम मेरे साथ जिंदगी बिताती आ रही हो, कभी तुम्हें नहीं लगा कि मैं जो कर रहा हूं वो पाप है? आज अचानक तुम्हें इस बात का एहसास कैसे हो रहा है? इंसान को अपने पाप का एहसास तब होता है जब उसे उसकी सजा मिलती है। सजा? हमें कौन सी सजा मिल रही? क्या इससे बड़ी सजा कम है कि हमारा बेटा खुद हमारा नहीं है, जबकि उसके पता है कि हम ही उसके असली माँ बाप हैं, फिर भी वो हमें माँ बाप नहीं मानता। ऊपर वाला हमें सजा दे रहा है। चुप रहो लक्ष्मी, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। उन लोगों ने उसकी परवरिश की है, उसका दिल फिरने में टाइम तो लगेगा ही। और फिर ये तब हो सकता है जब उसके दिल में उन लोगों के लिए नफरत भर जाए।